नमस्कार, मेरा नाम ऋतु है और मैं जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान के अंतर्गत हम अध्याय 4 अर्थव्यवस्था परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने कार्य व्यवस्था के बारे में जाना, अर्थात परिवार में होने वाली हर क्रिया को सुचारू रूप से करने का क्या तरीका होता है और उन सबको सुचारू रूप से करने के क्या महत्व होते हैं, श्रम, शक्ति, इन सबको सही सदुपयोग करने के कौन कौन से साधन होते हैं, इन सब के बारे में पिछले अध्याय में आपने जाना। और अब हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। वास्तव में कार्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि परिवार का कोई भी कार्य बिना धन के संभव नहीं है। गृह व्यवस्था के विभिन्न पक्षों में से गृह अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। अर्थव्यवस्था का तात्पर्य धन से की जाने वाली व्यवस्था से होता है। परिवार में होने वाला कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य बिना धन के संभव नहीं है। चाहे भोजन पकाने का कार्य हो, भोजन खरीदने का, वस्त्रों के खरीदने का, परिवार की साज सजावट, गृह प्रबंध का कोई भी कार्य बिना धन के संभव नहीं है। यदि किसी परिवार की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, दृढ़ता पूर्वक चलती है, तो उस परिवार के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास होता है। अन्यथा कहीं ना कहीं परिवार के कार्यों में, सदस्यों की खुशहाली में, संतोष में बाधा उत्पन्न होने लगती है। यदि भारतीय दार्शनिक विचारधारा को देखें तो इसमें 4 पुरुषार्थ मुख्य रूप से आते हैं, जिसमें कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें गृह व्यवस्था के अंतर्गत अर्थ पुरुषार्थ को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि धन ही उस धुरी के समान होता है जिसके चारों ओर घर का हर कार्य, हर क्रिया घूमती है। बिना धन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि हम इसको एक परिभाषा के रूप में देखें तो निकेल एवं डॉर्सी के द्वारा एक परिभाषा जो दी गई है, वह परिवार की आय व्यय पर नियंत्रण तथा आय को सृजनात्मक कार्य में व्यय करना गृह अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात जो आय परिवार में आ रही है, जो इनकम परिवार का मुखिया लेकर आ रहा है, उसके अनुरूप अपने खर्चों को करना और आय का एक भाग बचत के रूप में संचित रखना। इसके साथ ही हर संभवतः प्रयास ये करना कि आय का सृजनात्मक कार्य, कुछ ऐसा कार्य जिसमें कि कुछ प्रोडक्टिविटी हो, कुछ क्रिएटिविटी हो, आय का सृजनात्मक कार्यों में खर्च करना ही गृह अर्थव्यवस्था कहलाती है। गृह अर्थव्यवस्था के महत्व में सबसे पहले आता है आवश्यकताओं की उचित ढंग से पूर्ति। यदि किसी घर की अर्थव्यवस्था बहुत उत्तम होती है तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की स्वतः ही पूर्ति होने लगती है। इसके अलावा दूसरा, परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि। जब परिवार के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं तो अपने आप ही हर सदस्य सुखी होता है और परिवार की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरा, भविष्य संबंधी तथा आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु बचत। एक उत्तम अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है कि आय का एक अच्छा भाग बचत के रूप में संचित रखा जाता है, जिसको कि आकस्मिक आवश्यकताएं, जिनका कि हमें पहले से अनुमान नहीं होता, या भविष्य में कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो कि अचानक से हमारे सामने आ जाती हैं, तो वे सभी आवश्यकताएं भी हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। फिर आता है आर्थिक संकट से बचाव। अच्छी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कभी भी हमें किसी प्रकार की धन संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक बचत के रूप में धनराशि होती है, जिससे कि हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग भी हमारे अंदर रहती है। इसके बाद आते हैं अनावश्यक व्यय से बचाव। जो फिजूल खर्चियां घरों में होती हैं, जो कि एक अच्छी अर्थव्यवस्था की निशानी नहीं है, उससे बचा जाता है। आवश्यक व्यय, जो फिजूल खर्चियां हैं, वो एक अच्छी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं होती, उन पर पाबंदी लगती है। परिवार के रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। जब परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो परिवार का जो रहन सहन का स्तर है वह स्वतः ही उन्नत बनने लगता है, वह अपने आप उठने लगता है और परिवार के सदस्यों के बहुमुखी विकास में सहायक।
जब परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हर सदस्य संतुष्ट होता है, तो उनका सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये सभी विकास परिवार के सदस्यों के होने लगते हैं। अब हम आते हैं उत्तम गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर। सबसे पहली विशेषता, अर्थव्यवस्था में मूलभूत आवश्यकताओं की प्राथमिकता। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, लेकिन एक अच्छी अर्थव्यवस्था की यह खासियत या विशेषता होती है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं को एक अच्छी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनके अभाव में हमारा जीवन संभव नहीं होता है। दूसरा, आवश्यकताओं की समन्वित पूर्ति। एक अच्छी अर्थव्यवस्था की यह विशेषता भी होती है कि जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं परिवार के अंतर्गत, उन सभी आवश्यकताओं को समन्वित रूप में रखा जाता है। किसी एक आवश्यकताओं को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता और किसी विशेष आवश्यकताओं को बिल्कुल नकारा नहीं जाता है। तीसरा, पारिवारिक आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करना। पारिवारिक आवश्यकताएं अक्सर समय अथवा परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि परिवार के किसी सदस्य की अचानक दुर्घटना हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी वो उस सदस्य की दवाई, उसके इलाज की और उसको जल्द से जल्द स्वस्थ बनाने की होगी। इस प्रकार से प्राथमिकता बदलती रहती है। व्यय करते समय आय को ध्यान रखना। एक उत्तम अर्थव्यवस्था की यह निशानी होती है, खासियत होती है कि हमेशा जब भी व्यय किया जाता है, चाहे वह किसी भी आवश्यकता पर हो, आय को सदैव ध्यान में रखकर किया जाता है। आय के दायरे में रखकर समस्त खर्चों को चलाया जाता है। अर्थव्यवस्था में बचत का प्रावधान। एक उत्तम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बचत का प्रावधान भी मुख्य रूप से रखा जाता है, क्योंकि जितनी इनकम आ रही है उसके बाद जो भी सारे खर्चे हैं, सारे व्यय हैं, उनको करने के बाद यदि पैसा नहीं बचता है, तो फिर आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए या भविष्य संबंधी किसी आवश्यकता के लिए हमारे पास कोई धनराशि नहीं होती, जो कि एक उत्तम अर्थव्यवस्था की निशानी नहीं है। इसलिए बचत का प्रावधान एक कुशल अर्थव्यवस्था में सदैव रखा जाता है। पारिवारिक संतोष के प्रति सजगता, यह महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद यदि उनमें संतोष की भावना नहीं है, उनमें संतुष्टि की भावना नहीं है, वे प्रसन्न नहीं है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अर्थव्यवस्था सफल तभी मानी जाती है जब सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हों, सभी सदस्य सुखी हों और परिवार का जीवन स्तर उन्नत हो। गृह अर्थव्यवस्था के विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों पर। गृह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है पारिवारिक आय का संतोषजनक होना। यह बहुत आवश्यक है एक उत्तम गृह अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कि परिवार की आय पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि सारे व्ययों को आसानी से किया जा सके और बचत के रूप में भी धनराशि को संचित रखा जा सके। यदि किसी परिवार की आय बहुत कम है और परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा है अथवा खर्चे बहुत ज्यादा है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए परिवार की आय का संतोषजनक होना बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, पारिवारिक आय व्यय का नियोजन। आय व्यय का नियोजन करने का जो मुख्य उत्तरदायित्व होता है वो गृहिणी का होता है, क्योंकि गृहिणी ही परिवार की वह धुरी के समान होती है जो कि सारे खर्चों को, परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को बखूबी जानती है और उनको कैसे पूरा करना है वह भी गृहिणी बहुत अच्छे से समझती है। इसलिए जो भी घर का मुखिया कमा कर ला रहा है, जो भी इनकम घर में आ रही है, उस आय से घर के सभी सदस्यों के सभी खर्चों को चलाना एक गृहिणी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए एक अच्छी उत्तम अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि आय और व्यय का नियोजन होना बहुत आवश्यक है, तभी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। तीसरा, परिवार का आकार। परिवार का आकार भी गृह अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालता है। यदि आय अधिक है और परिवार का आकार छोटा है, अर्थात परिवार में पति पत्नी केवल बच्चे हैं, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगी। इसके विपरीत यदि परिवार में कमाने वाला एक है या फिर आय बहुत कम है और परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज्यादा है,
जैसे जॉइंट फैमिलीज होती हैं तो उनमें परिवार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। परिवार के रहन सहन का स्तर, कई बार ये होता है कि हम दूसरों को अनुकरण करके, हम दूसरों को देखकर कुछ ऐसा कि हमें अच्छा खाना है, हम ऐसा ही खाते हैं और हम ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, वो एक जो होड़ होती है, उस होड़ को करने में हम अपनी आय को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका सीधा प्रभाव हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसी आय है उसी के अनुरूप व्यय और उसी के अनुरूप परिवार का यदि रहन सहन का स्तर है, तब तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छे से चल पाएगी, अन्यथा अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। पांचवा है गृहिणी की सूझबूझ एवं कुशलता। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि गृहिणी, जैसा कि मैंने अभी बताया, गृहिणी परिवार की धुरी के समान होती है, जो कि परिवार के हर सदस्य के करीब होती है और परिवार के हर सदस्य की आवश्यकताओं को बखूबी जानती है और उनको कैसे पूरा करना है वह भी गृहिणी से अच्छा कोई और नहीं समझता। अब गृहिणी की सूझबूझ, उसकी मितव्ययी की भावना, उसका ज्ञान, उसकी कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी अच्छी तरह से इस परिवार को चलाती है। अगर गृहिणी कुशल है, पढ़ी लिखी है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से प्रबंध करने में सक्षम है, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था बहुत उत्तम ढंग से चलती है। छठवां पॉइंट है परिवार के मुखिया की भूमिका। परिवार में मुखिया जो पति है, जो इनकम जनरेट हो रही है उसके द्वारा, या जो वो आय लेकर आ रहा है, तो उसका अपना स्वभाव, उसकी अपनी आदतें भी परिवार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। यदि घर का मुखिया बहुत खर्चीली प्रवृत्ति का है, तो आय का एक बड़ा भाग उसके द्वारा पहले ही खर्च कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से बाकी आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। या फिर यदि परिवार का मुखिया बहुत बचत करने वाला है, तो फिर परिवार की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी और इस स्थिति में भी परिवार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतिम है समय समय पर होने वाले सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसमें कि हर दिन कुछ ना कुछ आयोजन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, रीति रिवाज, धर्म, प्रथाएं, ये बहुत सारी हमारे देश में लगातार आए दिन कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे ये कहा जाता है कि भारत त्योहारों का देश है, आए दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, हर धर्म के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं या मृत्यु भोज किया जाता है, या त्योहारों पर जो कुछ भी परंपराएं होती हैं उन सबको निभाया जाता है। तो इन सब में धन की आवश्यकता होती है और धन का एक भाग जब उन पर खर्च कर दिया जाता है, तो बाकी आवश्यकताएं फिर कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं और उसका प्रभाव सीधा सीधा परिवार की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद अब हम आते हैं आवश्यकताओं पर। आवश्यकताएं वास्तव में हमारी वह इच्छाएं होती हैं जिनको कि प्राप्त करने के लिए हम प्रयासरत होते हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो कि यथार्थ नहीं होती, तो वो आवश्यकता का रूप नहीं ले सकती। उदाहरण के लिए यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पंख लग जाएं, ये मेरी इच्छा है कि मेरे पंख लग जाएं और मैं आसमान में उड़ने लगूं, तो यह मेरी इच्छा ही रहेगी, वह आवश्यकता में कभी परिवर्तित नहीं हो सकती। अर्थात इच्छा को वही इच्छाएं आवश्यकता बनती हैं जिनको कि पूरा करने के लिए संसाधन भी हो और मानव उनको पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहे। यदि हम आवश्यकता की परिभाषा देखें तो स्मिथ तथा पैटरसन के अनुसार आवश्यकता किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य में योग्यता और उस पर व्यय करने के लिए वह तत्पर हो। इसके बाद अब हम आते हैं आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व पर। सबसे पहला तत्व जो कि आवश्यकताओं पर प्रभाव डालता है वह है भौगोलिक तथा भौतिक तत्व। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ का तापमान, वह सभी हमारी आवश्यकताओं पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। ठंडी जगहों पर रहने वाले लोगों को गर्म वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है और जो
गर्म जगहें हैं, जहाँ का तापमान अधिक रहता है, वहाँ के लोगों की आवश्यकता भी उसी के अनुरूप हो जाती है। इसके बाद सामाजिक तत्व, रीति रिवाज तथा प्रथाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में आए दिन कुछ न कुछ आयोजन, कुछ न कुछ त्योहार, प्रथाएं, सेलिब्रेशंस, ये सब लगातार होते रहते हैं और इन सब के लिए उसी के अनुरूप हमारी आवश्यकता वैसी बन जाती है। जैसे कि घर में अगर किसी बच्चे का जन्मदिन है तो अगर आयोजन रखा गया है तो उसके लिए फिर वस्त्र भी आएंगे और दावत की व्यवस्था भी की जाएगी, या शादी है तो घर में रंगाई पुताई, उसी प्रकार के खर्चे सारे वैसे ही होने लगेंगे। तो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकता भी उसी के अनुरूप निर्धारित होती है। तीसरा है धार्मिक तथा नैतिक तत्व। क्योंकि भारत में कई प्रकार के धर्मों के लोग भी रहते हैं और हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं जो कि आवश्यकताओं पर पूरा प्रभाव डालते हैं। इसके बाद आते हैं शारीरिक तत्व। एक परिवार में कई प्रकार के सदस्य रहते हैं और सभी की उम्र एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ किशोर अवस्था के होते हैं और कुछ वृद्ध भी होते हैं। सभी के शरीर की क्षमता के आधार पर सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी बढ़ती उम्र होती है, उनकी आवश्यकता, उनको अलग प्रकार का भोजन चाहिए। जो बुजुर्ग हैं उनकी आवश्यकता दवाइयों की ज्यादा होती है। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकता अलग तरह की होती है। इसके बाद आते हैं आर्थिक तत्व। आर्थिक तत्व के अंतर्गत ये एक कहावत भी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतनी ही मीठी खीर बनती है। अर्थात कि जैसा परिवार में आय है, जैसे परिवार में इनकम है, उसी के हिसाब से आवश्यकताएं बनती हैं और उसी के हिसाब से उनका निर्धारण होता है। स्वभाव, आदत तथा ज्ञान का तत्व। कई बार ये होता है कि कुछ दिनों तक यदि हमने किसी विशेष प्रकार का खाना खा लिया तो वो एक प्रकार से हमारी आदत में परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद फिर हमें कहते हैं कि अब मुझे साधारण या मुझे इसी तरह का खाना पसंद है और वो मेरी आदत बन गया है, तो उससे फिर आवश्यकताएं भी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, तो आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती जाती हैं। जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें किताबों की आवश्यकता होती है और जब हम नहीं पढ़ते तो हमें किताबों की आवश्यकता नहीं होती। दिखावा तथा अनुकरण की प्रवृत्ति, यह सबसे ज्यादा अधिक इम्पोर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि यह आज के परिवेश में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आवश्यकताओं को। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे परिवार की इनकम कितनी है, हमारे परिवार का क्या स्तर है। हम किस चीज की होड़ करने लगते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास ये चीज है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए, क्योंकि तुलना करने में अक्सर हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हमारे परिवार की कितनी आय है, जितनी इनकम है, अगर उसी हिसाब से चलेंगे तो हमारी सभी आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति हो जाएंगी। लेकिन अनुकरण और दिखावा की वजह से परिवार की जो आवश्यकता है वो भी प्रभावित होने लगती हैं। आवश्यकताओं की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। बच्चा जब से जन्म लेता है और जब धीरे धीरे वह बड़ा होता है तभी से उसकी आवश्यकताएं आरंभ हो जाती हैं और जब तक वह जीवित रहता है तब तक आवश्यकताएं निरंतर बनी रहती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकताएं अनंत होती हैं और उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अपने हिसाब से करता है। दूसरा, आवश्यकताओं में बारंबारता होती है। बारंबारता का तात्पर्य कि एक आवश्यकता पूरी होने के बाद यह जरूरी नहीं कि वह आवश्यकता दोबारा उत्पन्न नहीं होगी। उदाहरण के लिए, जब हमें भूख लगती है और हम भोजन कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसके बाद फिर हमें कभी भूख नहीं लगेगी। 3 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमें पुनः भूख लगने लगती है। इसी प्रकार से किसी भी चीज का जब हम उपयोग करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज नष्ट हो जाती है और उसके बाद हमें दोबारा उस चीज को खरीदना पड़ता है। अर्थात आवश्यकताओं में बारंबारता होती है, रिपीटेशन होता है। तीसरा, हर आवश्यकता की पूर्ति संभव है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आवश्यकताएं वही होती हैं, इच्छाएं वही आवश्यकता का रूप लेती हैं जिनको कि पूरा किया जा सके, जिनको कि यथार्थ में परिवर्तित किया जा सके, इसीलिए इनकी पूर्ति संभव है। चौथा, कुछ आवश्यकताएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, यानी कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जो कि एक दूसरे से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए,
यदि एक बच्चा बैट खरीदता है तो वह अकेले बैट से खेल नहीं सकता, उसको बैट के साथ में बॉल की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से कुछ आवश्यकताएं, या लिखने के लिए केवल एक कॉपी का होना पर्याप्त नहीं है, हमें कॉपी पर लिखने के लिए पेन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से बैट और बॉल एक दूसरे के पूरक हैं और कॉपी और पेन लिखने के लिए एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। आवश्यकताओं में प्रतियोगिता का गुण होता है। कई सारी आवश्यकताएं हमारी एक साथ उत्पन्न होती हैं और वह सभी आवश्यकताएं, हर आवश्यकता ये चाहती है कि वह पहले पूरी हो जाए। इस प्रकार से आवश्यकताओं में प्रतियोगिता का गुण पाया जाता है। आवश्यकताएं आविष्कार को प्रोत्साहित करती हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, ये देखा जाता है कि अक्सर ये देखा जाता है आमतौर पर जीवन में कि जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है बाजार में, उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है। अर्थात जिस चीज की आवश्यकता हमें महसूस होती है वही चीज अधिक मात्रा में आविष्कार होने लगती है। एक उदाहरण के लिए मैं बता सकती हूँ कि जैसे अभी ये कोरोना काल चल रहा है, इन्फेक्शन चल रहा है, तो जब से ये वायरस का प्रभाव हुआ है तब से सबसे ज्यादा आवश्यकता जो इस समय महसूस हो रही है वो मास्क की, सैनिटाइजर की, हैंड वॉश की। तो ये सारी चीजें क्या है, आवश्यकता है और इनकी वजह से आविष्कार को प्रोत्साहन मिलता है। आवश्यकताएं आदत का रूप धारण कर लेती हैं। जब किसी आवश्यकता को हम लगातार करते, मतलब कोई आवश्यकता हमारी अगर लगातार पूरी होती है तो वो धीरे धीरे हमारे लिए एक आदत का रूप बन जाती है और वो फिर हमारी आदत कहलाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े हम पहनने लगे तो फिर कुछ समय बाद हमें साधारण कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे, हमें वो ब्रांडेड कपड़े ही अच्छे लगेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं आवश्यकताओं के प्रकार। आवश्यकताओं को मुख्य रूप से 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताएं, दूसरी आरामदायक आवश्यकताएं और तीसरी विलासात्मक आवश्यकताएं। अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत वे सभी आवश्यकताएं आती हैं जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास। इन तीनों के बिना ही जीवन हमारा संभव नहीं है और ना ही किसी भी कार्य को हम कर सकते हैं जब तक हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। दूसरा आता है आरामदायक आवश्यकताएं। आरामदायक आवश्यकताएं, इनके पूरा ना होने से विशेष प्रकार से बाधा उत्पन्न तो नहीं होती है, लेकिन आरामदायक आवश्यकताओं के कारण जीवन अधिक सुगम और आरामदायक बन जाता है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकता एक साइकिल खरीदना हो सकता है, क्योंकि उसको ऑफिस जाने के लिए या कहीं जाने के लिए उसको वह वाहन चाहिए, उसकी जरूरत है, उसको वो खरीद लेता है साइकिल को। लेकिन साइकिल खरीदने के बाद यदि वह साइकिल से और ऊपर की श्रेणी में स्कूटर या कार खरीदने की इच्छा रखता है तो वह उसकी आरामदायक आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद तीसरी आती है विलासात्मक आवश्यकताएं। विलासात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत वे आवश्यकताएं होती हैं जिनके पूरा ना होने पर किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होती है, किसी प्रकार के काम करने में कोई अड़चन नहीं होती है, बल्कि ये विलासात्मक जो आवश्यकताएं होती हैं वो हम अब समाज में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, अपने आस पड़ोस में अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जैसे कि हर चीज का अपना एक ब्रांड, उस ब्रांड की उस चीज को इस्तेमाल करना, चाहे वो खाने में अच्छी किस्म के राशन है, अच्छे ब्रांडेड चीजों का सेवन करना और पहनने में भी अच्छे कपड़े, ताकि हम समाज को ये संदेश दें कि हमारा एक अपनी प्रतिष्ठा है, समाज में हमारा एक अपना स्थान है। तो उन चीजों की पूर्ति के लिए विलासात्मक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। पर कई बार विलासात्मक आवश्यकताएं हानिकारक रूप भी ले लेती हैं। यदि शराब, सिगरेट ये सभी शौक हैं जिनके अभाव में किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, बल्कि इनके प्रयोग करने से हमारे शरीर में क्षति होने लगती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इन शौक को करता है। ये विलासात्मक आवश्यकताएं तो होती है परंतु ये हानिकारक रूप धारण कर सकती हैं। अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो एक परिवार के अंतर्गत
होती हैं, पाई जाती हैं। सबसे पहले है पर्याप्त एवं संतुलित आहार। परिवार के में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी की आयु, उनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर उन सबका आहार जो होता है वो अलग अलग होता है और सबको उसके अनुरूप आहार मिलना चाहिए, जो कि उनकी अनिवार्य आवश्यकता भी है। दूसरा, वस्त्र भी एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में होती है और परिवार के सभी सदस्यों के वस्त्र उनके अनुरूप ही होने चाहिए। तीसरा, आवास और चौथा, शिक्षा को हम अनिवार्य आवश्यकता तो नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा के द्वारा हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं, हम अपना विकास कर सकते हैं, समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। इसलिए शिक्षा भी हमारी आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम किसी और काम को मन लगाकर नहीं कर सकते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के स्वास्थ्य का ध्यान गृहिणी रखती है और उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाना ही एक अच्छी आवश्यकता मानी जाती है। फिर मनोरंजन विलासात्मक आवश्यकताओं के अंतर्गत हम रख सकते हैं। मनोरंजन के अंतर्गत कौन कौन से वो साधन होते हैं जिसके द्वारा कि व्यक्ति अपना मनोरंजन करता है। पुराने जमाने में मनोरंजन के साधन अलग थे, वर्तमान परिवेश में मनोरंजन के साधन अलग होते हैं। इसके बाद है आय तथा बचत संबंधी आवश्यकताएं। आज के समय में हर व्यक्ति ये सोचता है कि जितनी उसकी आय है और उसमें से सारा व्यय करने के बाद कुछ हिस्सा बचत के रूप में अपने परिवार में संचित रख सके, जिसको कि वो आने वाले समय में यूज कर सकता है इमरजेंसी में या किसी और प्रकार से, तो वह भी उसकी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हमने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में जाना। इस प्रकार हमने इस पाठ के अंतर्गत उत्तम गृह अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, उसकी परिभाषा, उसको प्रभावित करने वाले कारक, गृह अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ ही हमने आवश्यकताओं के बारे में जाना कि आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यकताओं की क्या विशेषता होती है और कितने प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। यदि आपको यह पाठ समझ में आ गया है तो मैं आपके समक्ष कुछ प्रश्न लिख रही हूँ जिनके उत्तर आप स्वयं खोजने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, गृह अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 2, कुशल अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं? प्रश्न नंबर 3, आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? और प्रश्न नंबर 4, आवश्यकताओं के निर्धारक तत्व कौन से हैं? आवश्यकताओं को निर्धारण करने वाले कौन से कारक होते हैं? धन्यवाद।